नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर हम हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत पर बात करेंगे। आखिरकार हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से डायग्रामेटिकल और मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके माध्यम से हम एक समझ विकसित कर पाएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जे.आर. हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीर्घकालीन समय संवर्धी निर्धारित की जाती है। तो ये प्रश्न जो नेट 2017 में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक जानकारी को लेकर है। फिर ये पुस्तक दे रखी है, पुस्तक किसके द्वारा दे रखी है, ये इसके बारे में पूछा गया है। फिर आप देखोगे अगला प्रश्न जो ये है कि निम्नलिखित में से सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल में निवेश फलन का सही रूप क्या है। ये मैथमेटिकल को लेकर जो सैमुअल्सन से संबंधित है। उसके बाद अजम्पशन से लेकर हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है। साथ ही साथ यदि गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया के फलस्वरूप आय के पद पर काफ़ी अधिक दोलन होने की संभावना है तो किसके कारण होता है, इसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि एक सामान्य जानकारी को लेकर और साथ ही साथ एक और ये कंस्टेंट साइकिल जो है, ये चक्र किससे संबंधित है, क्या है ये व्यवरुद्ध चक्र किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी इसके अंदर दे रखा है। साथ ही साथ हिग्स के मॉडल में सेलिंग क्या है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फ्लोर किसके द्वारा दर्शाया जाता है। हिग्स के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का मुख्य निर्धारक तत्व कौन सा है। फिर अगला प्रश्न यहाँ आप देखिएगा, ये वाला प्रश्न। तो हिग्स मॉडल में पूर्ण रोजगार शिखर कौन सी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, तल को या मंदी संतुलन को किस रेखा के द्वारा दर्शाया गया है, और हिग्स के अनुसार व्यापार चक्र की जो रिकवरी की आवश्यकता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो तमाम इन प्रश्नों को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हिग्स के मॉडल को हमें डायग्रामेटिक रूप से भी देखना होगा, मैथमेटिकल रूप से भी देखना होगा, इसकी अजम्पशन भी देखना होगा, इसकी आलोचनाओं पर भी हमें बात करनी पड़ेगी और एक सामान्य जानकारी को लेकर भी हमें बात करनी पड़ेगी। साथियों, कई साथियों के कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, परंतु साथियों आजकल प्रश्न का पैटर्न है वो बदल गया है। हमें बड़ी गहराई से उस टॉपिक को पढ़ना होगा ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमारा गलत ना हो। सबसे पहले हिग्स को लेकर एक सामान्य जानकारी की हम पढ़ते हैं। तो ये पुस्तक जैसा कि प्रश्न में भी दे रखा था, ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, ये पुस्तक है वो हिग्स महोदय द्वारा दी गई है। और एक प्रश्न जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था कि हिग्स का जो व्यापार चक्र है वो गुणक, मल्टीप्लायर और एसिलेटर त्वरक की परस्पर क्रिया है उसके आधार पर है। कहने का तात्पर्य हिग्स महोदय के द्वारा जो व्यापार चक्र दिया गया है, ट्रेड साइकिल है, वो कहीं ना कहीं गुणक और त्वरक के कारण ही उत्पन्न होता है। हिग्स का मुख्य विचार जिसमें हम ये देखेंगे, गुणक है वो जो आय में वृद्धि करता है, त्वरक है जो निवेश में वृद्धि करता है, और दोनों की संयुक्त क्रिया के कारण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा कि हमने सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत पढ़ा था, उसमें गुणक और त्वरक क्या होते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम देखेंगे ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं। अभी आप ये दो बातें तो ध्यान में रखिएगा कि पुस्तक का नाम क्या है और गुणक और त्वरक दोनों पर आधारित है। यानी निवेश में वृद्धि हो, आय में वृद्धि होती है गुणक प्रभाव के कारण, और फिर आय में वृद्धि के कारण डिमांड बढ़ती है और डिमांड के कारण निवेश में और अधिक वृद्धि होती है, यानी त्वरक प्रभाव है वो क्रियाशील होता है। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रश्न के अंदर बात की गई थी, कंस्ट्रेंट मतलब एक सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। सैमुअल्सन के मॉडल में इस प्रकार की बात नहीं की गई है, हिग्स के मॉडल में इस बात की चर्चा की गई है कि जो व्यापार चक्र उत्पन्न होता है वो एक सीमाओं के भीतर होता है, न तो ऊपर, जैसे ये ऊपरी सीमा दे रखी है और ये निचली सीमा दे रखी है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि एक सीमाओं के भीतर यहाँ चर्चा की गई है। आगे हम देखें हिग्स के मॉडल में गुणक प्रभाव, जैसा कि आप जानते हो निवेश बढ़ने से आय में जो वृद्धि होती है वो कितने गुना होती है वो गुणक पर निर्भर करता है, और आपको पता है कि गुणक एमपीसी पर निर्भर करता है। एमपीसी का मतलब है कि आय में जो वृद्धि हुई है उसका कितना हिस्सा कंजप्शन पर खर्च किया जा रहा है। यहाँ 0.8 है, इसका मतलब बढ़ी हुई आय का 80% हिस्सा है वो कंजप्शन किया जाता है, उससे बचत कर ली जाती है। तो 0.8 होने पर आप देखोगे गुणक प्रभाव है, हमारा गुणक का मान है वो 5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक का मान भी उतना अधिक होगा, और एमपीसी जितनी कम होगी गुणक का मान भी उतना ही कम होगा। यहाँ अगर 100 रुपये का निवेश किया जाता है तो आय 500 उत्पन्न होती है, और इसी आय के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के कारण जो पूंजीगत वस्तु है उनमें निवेश बढ़ता है, और यहीं से त्वरक प्रभाव क्रियाशील होता है। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो हिग्स का मॉडल केवल चक्र को, जो साइकिल्स हैं उनको ही नहीं दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा, केवल जो सर्किल उत्पन्न होते हैं, जो साइकिल्स उत्पन्न होते हैं, जो चक्र उत्पन्न होते हैं उनको ही नहीं, बल्कि ये साथ के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इकोनॉमी में व्यापार चक्र कैसे उत्पन्न होता है उस बात की भी यहाँ बात की गई। तो अब तक इस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उससे संबंधित 2-3 बातें निकल कर आई। पुस्तक का नाम निकल कर आया, गुणक त्वरक के प्रभाव के कारण निकल कर आई बात,
गुणक और त्वरक क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी बात आई कि केवल चक्र ही नहीं, साथ किस प्रकार से अर्थव्यवस्था। और ये जो डायग्राम है ये वाला आप देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे पहले नीचे ए क्या लाइन है, एल एल कौन सी है, ई कौन सी है, एफ एफ कौन सी है, किस प्रकार से व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम वन बाई वन चर्चा करेंगे। आगे हम बात करें हिग्स के व्यापार चक्र के मॉडल के महत्वपूर्ण कुछ तत्व हैं, उन पर हम बात करें। सबसे पहले हम देखें कि वृद्धि की अभिष्ट दर है, वांटेड रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई है, और यहाँ वह दर है जो अपने आप को बनाए रखती है, यानी बचत और निवेश के संतुलन के अनुरूप होती है। वो एक तरह से वृद्धि की अभिष्ट वृद्धि दर होती है। जब वास्तविक निवेश तथा वास्तविक बचत एक ही समान दर से रहें, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था अभिष्ट दर से वृद्धि करती है। और हिग्स के अनुसार गुणक और त्वरक परस्पर क्रिया ही है जो अभिष्ट वृद्धि दर के गिर्द आर्थिक उतार चढ़ाव का मार्ग। एक बचत निवेश की तरह से अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है, लेकिन परंतु गुणक और त्वरक के कारण वो इसमें उतार चढ़ाव होता है। उपभोग फलन की बात करें तो यहाँ जो हिग्स महोदय उसके अनुसार जो उपभोग है वो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, और यहाँ ये ए है अल्फा यानी एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हमने सैमुअल्सन में इस बात की चर्चा की है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक जो सैमुअल्सन से संबंधित जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वो नहीं देखा है, वो आवश्यक रूप से देखिएगा। फिर स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है हिग्स के मॉडल से संबंधित ऑटोनोमस मॉडल। ये निवेश उत्पादन के स्तर में से परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि से नहीं संबंधित होता है ना। लेकिन प्रेरित निवेश की बात की गई है, वो प्रभावित होता है उत्पादन से, मांग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, अधिक मशीनों की आवश्यकता, और जिससे निवेश में वृद्धि होती है। यहाँ त्वरक सिद्धांत की हमने बात कर ली। आय में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि होने के कारण आय में वृद्धि होती है। आय से क्या होगा, उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड से क्या होगा कि वापस निवेश में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आप देखिएगा गुणक और त्वरक आपस में जो एक दूसरे से संबंधित होंगे, जिसे लिवरेज इफेक्ट, लीवर इफेक्ट होगा, दोनों के कारण होगा, न केवल गुणक के कारण बल्कि त्वरक के कारण। क्योंकि हमने देखा कि गुणक में क्या होता है, निवेश बढ़ने से आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से क्या होगा, फिर निवेश बढ़ता है, किसके कारण, त्वरक के कारण। तो इस प्रकार दोनों की जो आपस में क्रिया है उसके माध्यम से ये होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ भी केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी वृद्धि की अभिष्ट वृद्धि दर किस प्रकार से है, उपभोग फलन क्या है, स्वायत्त निवेश क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ से कोई विशेष बात नहीं है। फिर हिग्स के मॉडल से संबंधित जो अजम्पशन है बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अजम्पशन देखिएगा अब क्या कहता है कि यहाँ हिग्स महोदय कह रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक अजूम की है हिग्स महोदय ने। हिग्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। जैसा कि हमने पूर्व में एक डायग्राम देखा था, उसमें जितनी भी जो रेखाएं थी वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, और यहाँ स्वायत्त निवेश स्थिर दर से आगे की ओर बढ़ता है। ये वृद्धि अर्थव्यवस्था की गतिमान संतुलन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखती है। यानी स्वायत्त जो निवेश है, ऑटोनोमस जो निवेश है, वो स्थिर दर से बढ़ता रहता है। अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती रहती है और निवेश उस वृद्धि को बनाए रखता है। तो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की मान्यता को लेकर बात कर रहा है। साथ ही वो कह रहा है कि बचत व निवेश के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो भी परिवर्तित होते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बचत और निवेश है उसमें परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि गुणक और त्वरक के जो मूल्य है वो उन्होंने कांस्टेंट माने हैं। जब वो मैथमेटिकल या उसको सिद्धांतिक रूप से अगर उसको हल करते हैं तो वो गुणक का और मल्टीप्लायर का और त्वरक का जो मान है वो कांस्टेंट लेकर चलता है। ये भी प्रश्न बनता है। साथियों, आगे जाकर हम देखेंगे इससे संबंधित आलोचनाएं भी की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है कि वास्तव में गुणक और त्वरक का मान कांस्टेंट नहीं होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन यहाँ हिग्स महोदय के द्वारा इनको कांस्टेंट माना गया है। फिर चौथी जो मान्यता ले रखी है, पूर्ण रोजगार की सीमा, फुल एम्प्लॉयमेंट सेलिंग, जो ऊपर की ऊपर है ना, जो एफ लाइन हमने डायग्राम में देखी थी, आगे भी हम डायग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। वो सीलिंग पॉइंट होता है, ऊपरी सीमा होती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये ही एक बहुत बड़ा फर्क है सैमुअल्सन और हिग्स के मॉडल में। कि सैमुअल्सन में इस प्रकार की कोई सीमा का निर्धारण नहीं कर रखा है, परंतु हिग्स महोदय के द्वारा एक ऊपरी सीमा है जो पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाती है। और उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था इससे ऊपर बूम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे पूर्ण रोजगार सीमा कहा जाता है, और ये सीमा अर्थव्यवस्था की अत्यधिक वृद्धि को रोकती है। और क्यों रोकती है, सरल शब्दों में हम देखें, सभी संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग हो जाते हैं। जितने भी उस अर्थव्यवस्था में संसाधन हैं, सोर्सेज हैं, वो उनकी प्रयोग किया जाता है। और अब हम देखें अवनति के समय, डाउन स्विंग के समय भी त्वरक पर नियंत्रण है, यानी मंदी या अवनति के समय त्वरक का प्रभाव कम हो जाता है, और मूल्य ह्रास की दर है वो उसमें गिरावट सीमित करती है, और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होती है, गिरावट नियंत्रित रहती है। साथियों, यहाँ देखिएगा कि जब मंदी की स्थिति आती है, अर्थव्यवस्था डाउन जाती है, तो ऐसी स्थिति में त्वरक पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो त्वरक का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है।
अगली मान्यता इसमें ली रखी है समय पश्चाता संबंध, टाइम लेक्स होता है, यानी कोई भी काम अगर निवेश किया जाता है, निवेश के कारण उपभोग है, आय है, उनमें वृद्धि हो रही है, तो उसमें समय लगता है, तुरंत नहीं होता है। साथ ही अगली मान्यता जो ली रखी है अजम्पशन, पूंजी उत्पादन अनुपात है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, उसको भी इन्होंने माना है कि वो एक से अधिक होता है। पूंजी उत्पादन अनुपात है वो एक से अधिक होता है, कुल निवेश कभी भी शून्य नहीं होता है, और व्यापार चक्र स्वाभाविक रूप से विस्फोटक एक्सप्लोजिव होते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ आप देखो कि हिग्स के अंतर्गत एक्सप्लोजिव होते हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो अजम्पशंस को लेकर हमने बात की कि गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर होता है, पूर्ण रोजगार की सीमा का द्वारा निर्धारित होती है, त्वरक का मान जब मंदी की गिरावट की स्थिति होती है तब वो कंट्रोल किया जाता है, टाइम लेक्स होता है, समय लगता है, और एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की मान्यता को लेकर बातें की गई। तो इस प्रकार कुछ मान्यताओं पर हमने चर्चा की है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायग्राम है उस पर बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या है ये डायग्राम। सबसे पहले ये जो ए रेखा है, ये सबसे नीचे वाली रेखा, साथियों ध्यान में रखिएगा, सबसे नीचे वाली जो रेखा है वो स्वायत्त निवेश का मार्ग है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है। यानी यहाँ आप देखोगे कि ए रेखा है वो ऊपर की ओर एक स्थिर दर से बढ़ रही है, जिस पर स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट निरंतर व स्थिर दर से बढ़ता रहता है। साथ ही ये प्रश्न बनता है, ये सबसे जो निचली जो ए है, ये आर्थिक वृद्धि का मूल स्रोत है, यही आय व उत्पादन के वर्तमान स्तर से स्वतंत्र होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में आगे बढ़ाने का कार्य यही करता है। यानी दीर्घकालीन जो वृद्धि की दर है वो किस पर निर्भर करती है, एक प्रश्न पूछा गया था, वो स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है। उन प्रश्नों पर हम बाद में दोबारा चर्चा करेंगे। तो ए रेखा याद रख जाएगी, ए से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, फिर ई रेखा जो यहाँ दे रखी है 3 नंबर पर दे रखी है, जो संतुलित उत्पादन पथ इक्विलिब्रियम ग्रोथ पथ दर्शाता है। अगर इस ई रेखा पर, जैसा कि यहाँ P0 बिंदु है, या आगे हम देखेंगे ये Q वाला बिंदु है, यहाँ अगर अर्थव्यवस्था आती है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम ग्रोथ पथ पर आ रही है। ये ई रेखा अर्थव्यवस्था की संतुलित आय व उत्पादन स्तर को प्रदर्शित करती है, जबकि हमने ऊपर देखा जो ऑटोनोमस है वो निरंतर व स्थिर दर से बढ़ती हुई मार्ग को दर्शाती है। इसकी विशेषताएं हम ये देखें कि यह रेखा है वो ए पर आधारित है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो रेखा है, पथ है, मार्ग है, उस पर आधारित है, और यहाँ इस पर गुणक व त्वरक की, जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है उसके कारण जो आप देखो गुणक प्रभाव के कारण आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से के कारण डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के कारण फिर से निवेश बढ़ता है, तो त्वरक प्रभाव क्रियाशील होता है। इनके माध्यम से ये निर्धारित तो होती है। यदि अर्थव्यवस्था ई पर चल रही है तो वृद्धि संतुलित रहती है, और इसको याद कैसे रखोगे, ये ई से इक्विलिब्रियम पथ याद रह जाएगा। 2 की हमने बात कर ली। अब तीसरी हम देखें, सबसे ऊपर वाली लाइन जिसको एफ रेखा कहा है, पूर्ण रोजगार का शिखर, फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग पॉइंट है, रेखा है, ये ऊपर वाली है, और ये एक सीमा का, सीलिंग का निर्धारित करती है कि इससे ऊपर अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती है, क्योंकि इसकी विशेषताएं क्या है, ये पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट को दर्शाती है। उत्पादन इस सीमा से ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि संसाधनों की कमी उत्पादन विस्तार को, यहाँ इस एफ पर आ गई। इसका मतलब जितने भी संसाधन है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं, और ऐसी स्थिति में उत्पादन में और अधिक, ये व्यापार चक्र के उत्कर्ष बूम को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है ना। इसलिए एक प्रश्न था कंस्ट्रेंट, है ना, विरुद्ध जो चक्र है या सिद्धांत है वो किसका है, वो हिग्स का ही है। हिग्स ही उन सीमाओं का निर्धारण करता है। तो एफ से फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ए से ऑटोनोमस हो गया, ई से इक्विलिब्रियम हो गया, एफ से क्या हो गया, फुल, और एक और अंतिम जो रेखा है एल रेखा, ये वाली ठीक ए से ऊपर, तो ये मंदी का तल निर्धारित करता है। एल रेखा उत्पादन के न्यूनतम संतुलन स्तर को दर्शाती है, ये निम्न सीमा को दर्शाती है। उच्च सीमा को कौन सी दर्शाती है, एफ, और निम्न सीमा को कौन सी दर्शाती है, एल। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ए को मत कर देना, ए निम्न सीमा नहीं है, ए है स्वायत्त निवेश का मार्ग है। यहाँ अक्सर गलती हो जाती है, उत्पादन इस स्तर से नीचे नहीं गिरता है, स्वायत्त निवेश अर्थव्यवस्था को पूर्ण पतन से बचाता है। इसलिए ये ऑटोनोमस, आगे हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से ऑटोनोमस निवेश है वो अर्थव्यवस्था को इस एल रेखा से नीचे जाने से बचाता है, क्योंकि रिकवरी की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से वापस प्रारंभ होती है, यहीं से एल से। तो निम्न सीमा है जो फ्लोर है वो लास्ट वाली रेखा एल है, और ऊपरी सीमा है एफ। इसके बीच ही अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव करती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हमने इन बिंदुओं को देखा। अब आगे हम देखते हैं अब आगे हम इस डायग्राम पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने इससे संबंधित जो भी ये रेखाएं हैं उन पर हमने चर्चा की। हिग्स के मॉडल में उत्कर्ष की अवस्था अपस्विंग फेज की व्याख्या हम देखें तो P0, ये वाला P0 से P1 तक, यहाँ तक विस्तार
की प्रक्रिया को सबसे पहले हम देखें। हिग्स के अनुसार व्यापार चक्र की शुरुआत है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है, जो संतुलन पथ है ई है पर स्थित P0 बिंदु से होता है और यहाँ अर्थव्यवस्था चक्रहीन साइकिललेस स्थिति में होता है। इस बिंदु पर साइकिललेस स्थिति में होती है, ध्यान रखिएगा। ई से आरंभ होता है P0 बिंदु से, और जब आरंभ होता है तो वो चक्रहीन होता है। प्रश्न बन सकता है किसी प्रकार से। अब हम देखें आगे, पहली स्थिति क्या हो सकती है। हम P0 से P1 तक की ही बात कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल बड़े आसान तरीके से इस डायग्राम को हम समझेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी कारण से स्वायत्त निवेश बढ़ रहा है तो स्वायत्त निवेश से ऑटोनोमस निवेश बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और आय बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है। यह वृद्धि व्यापार चक्र की प्रारंभिक प्रेरणा प्रदान करती है। यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण, प्रारंभ में भी हमने देखा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण, गुणक और त्वरक की क्रिया के कारण ये जो अर्थव्यवस्था है वो ई के आसपास ऊपर नीचे मूवमेंट करती है। तो यहाँ ऑटोनोमस निवेश बढ़ा, इसके कारण आय बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और रोजगार। दूसरी स्थिति देखें, जब इस प्रकार होता है तो गुणक प्रभाव सक्रिय हो जाता है ना। जब निवेश बढ़ता है तो आय बढ़ती है और आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है और उपभोग बढ़ने से पुनः आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार गुणक प्रभाव आय को कई गुना बढ़ा देता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, एमपी से 0.8 है तो गुणक हमें कितना प्राप्त होगा, गुणक निकालने का सूत्र हमें आता है 5 है। तो इस प्रकार 100 रुपये का अगर निवेश हो रहा है तो आय में कितने की वृद्धि होगी, 500 की वृद्धि होगी, है ना। P0 से ऊपर की ओर P1 तक जाने की स्थिति हम बता रहे हैं कि P0 से P1 किस प्रकार से जाता है। गुणक प्रभाव क्रियाशील होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे त्वरक प्रभाव भी क्रियाशील हो जाता है। आय व उपभोग बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और वस्तुओं की मांग बढ़ने से उद्योगों को अधिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती है और इससे निवेश और बढ़ता है। यही क्या आपका त्वरक प्रभाव है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि गुणक भी क्रियाशील हो जाता है और त्वरक भी क्रियाशील हो जाता है। और अगली स्थिति देखें कि गुणक और त्वरक की संयुक्त क्रिया, अब दोनों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती है, निवेश बढ़ता है, आय बढ़ती है, आय बढ़ने से मांग बढ़ती है, प्रेरित निवेश और बढ़ता है, फिर पुनः बढ़ता है, आय बढ़ जाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, P0 से P1 तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। पहले P0 पर यह चक्रहीन साइकिल लेस था, लेकिन आगे ये तेजी से बढ़ रहा है, यानी उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ती है और अर्थव्यवस्था P0 से P1 की ओर बढ़ती है। और ये बढ़ने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, विस्फोटक होती है, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी होती है। ध्यान रखिएगा, सैमुअल्सन महोदय ने तो 5 प्रकार की चक्रों की बात की है, लेकिन यहाँ केवल हिग्स महोदय ये कह रहे हैं विस्फोटकात्मक तरीके से, एक्सप्लोजिव तरीके से बढ़ रहा है। तो प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि जब ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो वो किस प्रकार से बढ़ता है, तो वो एक्सप्लोजिव तरीके से बढ़ता है। और हिग्स के अनुसार यदि केवल गुणक त्वरक द्वारा कार्य करते हैं तो ये आय लगातार बढ़ती है, निवेश भी लगातार बढ़ता है और अनंत उत्पादन अनंत तक बढ़ने लगेगा। इसे विस्फोटनात्मक चक्र कहते हैं और इस प्रकार ये लगातार बढ़ता है। तो ये चक्र कैसा होगा, एक्सप्लोजिव साइकिल जैसा होगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। हमने केवल अभी तक P0 से P1 तक की बात की है, बिल्कुल एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब हम देखें, जब वो P1 पर पहुँच जाता है, ऐसी स्थिति में आप देखो कि वह FF रेखा, जिसको ऊपर पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो सीलिंग है वो है, और वो विस्तार को क्या करती है, ऊपर जाने से रोकती है और वास्तविक अर्थव्यवस्था में उत्पादन अनंत तक नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्यों इस P1 से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती? इसका कारण है कि यहाँ श्रम सीमित हो जाता है, लेबर है वो सीमित हो जाता है, पूंजी भी सीमित हो जाती है, मशीनें भी सीमित हो जाती है और कच्चा माल भी सीमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो FF से ऊपर नहीं जा सकती। इस प्रकार ये एक प्रकार से ये प्रतिबंध लगाता है, उस सीमाओं का निर्धारण करता है, उसको रोक कर रखता है। एक समय ऐसा आता है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर FF के निकट पहुंच जाती है, यहीं पर ऊपरी सीमा सीलिंग पॉइंट कार्य करने लगती है। हिग्स का महत्वपूर्ण कथन है कि एक ऐसा बिंदु आता है जहां प्रभावी मांग में वृद्धि होने पर भी उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, अर्थात मांग तो बढ़ती रहती है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उत्पादन नहीं बढ़ता। इसे पूर्ति अवरोध, है ना, कहते हैं। यानी P1 बिंदु का महत्व, P1 बिंदु की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था का उत्कर्ष बूम की स्थिति में पहुंच जाती है, उत्पादन पूर्ण रोजगार सीमा से टकराता है, आगे की वृद्धि रुकने लग जाती है, विस्तार चरण समाप्त होने लग जाता है और भविष्य की अवनति, डाउन स्विमिंग की भूमिका यहाँ से तैयार हो जाती है। P1 से ऊपर नहीं जाता है, यहीं से ही कहीं ना कहीं जो मंदी की स्थिति है, डाउन आने की स्थिति है, उसकी भूमिका यहाँ से तैयार हो जाती है। आगे हम बात करें, अब हम यहाँ P1 से P2 बिंदु की बात करेंगे। यहाँ क्या स्थिति रही है, किस प्रकार से ये होगा।
तो हम यहाँ देखें कि हिक्स के मॉडल में शिखर से अवनति की जो शुरुआत होती है, हिक्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था P1 बिंदु पर पहुंचकर पूर्ण रोजगार शिखर को छू लेती है तो मंदी या अवनति तुरंत शुरू नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि P1 से सीधा गिरावट हो जाए, यानी P1 से P2, यानी कहने का मतलब कुछ समय के लिए ये FF रेखा पर ही चलती है, उसके साथ साथ शिखर के साथ साथ ये चलती रहती है कुछ सीमा तक, यानी शिखर पर ये रेंगती है, शिखर के साथ साथ ये चलती है। और क्यों चलती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। P1 पर पहुंचने के बाद भी अर्थव्यवस्था कुछ समय तक FF रेखा जो सीलिंग पॉइंट है हमारा, उसके साथ चलती रहती है। इसे हिक्स ने क्रोलिंग अलोंग द सीलिंग कहा है, क्योंकि इस पहले किए गए निवेश का प्रभाव अभी भी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्यों पड़ता है अर्थव्यवस्था पर? क्योंकि हमने ये देखा कि हिक्स महोदय ने कहा है कि टाइम लैग्स लगता है, समय पश्चाता होती है। आपने निवेश किया उसका तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, समय लगता है। इसलिए जो पहले जो निवेश किया गया है उसके कारण उत्पादन उस स्तर पर बना रहता है, रोजगार का उच्च स्तर बना रहता है और आय भी ऊंचे स्तर पर बनी रहती है। और उसका कारण आप देखोगे कि निवेश समय पश्चाता होती है। इन्वेस्टमेंट में जो समय है, टाइम के, वो लेग की भूमिका होती है। होता क्या है ये समय पश्चाता, कि निवेश का आप निर्णय लिया उसका वास्तविक प्रभाव एक समय में नहीं होता है, कुछ समय का अंतर लगता है, उसे ही इन्वेस्टमेंट लेग कहते हैं। यानी उसमें समय अंतराल लगता है। प्रभाव जितना अधिक समय पश्चाता होगी, जितना अधिक समय लगता है, अर्थव्यवस्था उतनी अवधि तक शिखर के साथ चलती रहती है। अगर उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है तो ज़्यादा P1 से P2 का बिंदु है वो छोटा होगा, अगर ज़्यादा समय लगेगा तो P1 से P2 का समय है वो बड़ा होगा। अर्थव्यवस्था उतनी ही अवधि तक शिखर के साथ चलती रहती है और बूम की अवधि लंबी होगी। याद रखिए, लेग शिखर के अधिक समय पर निर्भर करता है। और आय अवधि की गति को कम होने लगती है। यद्यपि आय अभी भी ऊंचे स्तर पर होती है, लेकिन आय पहले जैसे नहीं तेजी से नहीं बढ़ती है। उत्पादन वृद्धि रुकने लग जाती है, मांग वृद्धि धीमी हो जाती है, कारण पूर्ण रोजगार के कारण अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए P1 से P2 तक तो समय पश्चाता के कारण जो टाइम लेग्स है उसके कारण चलता है, लेकिन इसके बाद वो आगे तक नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि यहाँ आप देखो कि पूर्ण रोजगार का स्तर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में वो अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, तो यहाँ से P2 से वापस गिरने की स्थिति आ जाती है। तो इसको हम आगे दोबारा और देखें। ये देखेंगे कि जो त्वरक है वो कमज़ोर पड़ जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि प्रेरित निवेश आय की वृद्धि दर पर निर्भर करता है जब आय की वृद्धि धीमी हो जाती है। क्योंकि हमने प्रारंभ में दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, एक ऑटोनोमस और एक प्रेरित निवेश, जो कि इस P1 से P2 बिंदु पर जाने की स्थिति में, और हमने ये देखा कि P1 से P2 पर टाइम लैग्स के कारण जो समय पश्चाता लगती है, जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसके कारण कुछ समय के लिए FF रेखा तक चलता है। लेकिन ये पूर्ण रोजगार की रेखा है और यहाँ उत्पादन है वो धीरे धीरे उत्पादन घटने लग जाता है और आय में वृद्धि है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपका जो प्रेरित निवेश है वो घटने लग जाता है और नई मशीनों और संयंत्रों पर जो उसकी आवश्यकता कम हो जाती है और पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग है, वो डिमांड है वो घट जाती है। अब फिर निवेश में गिरावट, अब निवेश स्तर धीरे धीरे कम होने लग जाता है और जब निवेश कम होने लग जाता है तो उत्पादन, रोजगार और ये प्रक्रिया नीचे की ओर गति होने लग जाती है, यानी यहाँ से P2 से नीचे की ओर जाने लग जाता है। और ये अवनति यानी यहाँ डाउन स्विंग प्रारंभ हो जाता है जब घटा हुआ निवेश शिखर स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि P1 से P2 तक जो प्रेरित निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो पूर्ण नहीं होता, इतना नहीं होता है कि वो FF पर बने रहे। और जब ये कम होने लग जाता है तो उत्पादन घटने लग जाता है, आय घटने लग जाती है, रोजगार घटने लग जाती है और व्यापारिक है वो आशावाद कम होने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि धीरे धीरे हमें नुकसान होने लगा और अर्थव्यवस्था है वो डाउन स्विंग यानी अवनति की ओर चलने लग जाती है। आखिरकार अब तक हमने ये देखा कि P0 से P1 और P2 और P2 से नीचे की ओर स्थिति है, यानी तो सीलिंग को छूते ही डाउन स्विंग तुरंत नहीं आता है, यानी कुछ P1 से तुरंत नहीं आता, ये P1 से P2 तक चलता है। फिर हमने देखा इन्वेस्टमेंट लेग के कारण अर्थव्यवस्था कुछ समय तक शिखर पर बनी रहती है, यानी FF पर चलती है और आय की वृद्धि दर कम होने के कारण जो त्वरक है वो कमज़ोर हो जाता है और जिससे प्रेरित निवेश घटने लग जाता है और डाउन स्विंग प्रारंभ हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा। आगे हम देखें इसमें कि किस प्रकार से हिक्स मॉडल में अवनति, डाउन स्विंग से पुनरुत्थान, रिकवरी की जो प्रक्रिया वो हिक्स के अनुसार जिस प्रकार उत्कर्ष के समय हम यहाँ देखें कि जैसे P0 से P1 पर गए थे, जो उत्कर्ष अपस्विंग का समय आया था जिसमें हमने ये देखा गुणक और त्वरक है वो मिलकर अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे डाउन स्विंग के समय भी ये प्रक्रिया उल्टी दिशा में कार्य करने लग जाते हैं, यहाँ उल्टे रूप में काम करने लग जाता है गुणक और त्वरक। जब डाउन स्विंग की शुरुआत होती है तब शिखर पर पहुंचने के बाद निवेश, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, निवेश घटने लग जाता है। जब इन्वेस्टमेंट घटता है, इनकम घटती है, मांग घटती है, तो प्रेरित निवेश है वो भी घटने लग जाता है। क्योंकि प्रेरित निवेश का मतलब ये हुआ कि जो डिमांड घट गई तो जो मशीनों पर जो पूंजीगत निवेश है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है और आय में
और गिरावट आती है। इस प्रकार आप देखोगे जो गुणक और त्वरक है वो उल्टी दिशा में काम करने लग जाता है, वो आय को और घटाने लग जाता है, डिमांड को और घटाने लग जाता है। तो इस प्रकार विस्फोटक गिरावट, यदि त्वरक लगातार समान शक्ति से कार्य करता रहे, यहाँ देखिएगा, यहाँ P2 P3 से ये जो ये वाला Q वाला बिंदु है, यहाँ अगर ऐसी गिरावट होती है तो वो विस्फोटक गिरावट होती है, एक्सप्लोजिव एक प्रकार से गिरावट होती है। कब? जब एसिलेटर है वो समान शक्ति से कार्य करता है, यानी P0 से P1 जब ऊपर की ओर अर्थव्यवस्था जा रही थी, जिस समय त्वरक किस प्रकार से कार्य कर रहा है ठीक उसी प्रकार से कार्य करे तो ये एक्सप्लोजिव तरीके से होता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जब गिरावट होती है तो त्वरक पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है, नहीं तो अर्थव्यवस्था इस क्यू पॉइंट की जिसकी हमने यहाँ बात की यहाँ आ जाती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे उत्पादन संतुलन पथ ई से बहुत नीचे गिर जाएगा और आय में तीव्र गिरावट होगी, निवेश तेजी से समाप्त होने लगेंगे। इसी कारण P1 P2 और आप Q भाग में गिरावट बहुत तीव्र स्टेप दिखाई जाती है। यहाँ की स्थिति है, अगर हम देखें त्वरक उसी प्रकार से कार्य करता है, परंतु वास्तव में हम यहाँ देखें हिग्स महोदय ये कह रहे हैं कि अवनति में त्वरक कमज़ोर पड़ जाता है, ये स्थिति आ जाती है, उतना मजबूत नहीं होता है। हिग्स का महत्वपूर्ण विचार यही है कि त्वरक है वो अवनति के समय जब डाउन स्विंग होती है उतना तीव्रता से कार्य नहीं करता है जितना उत्कर्ष के समय जब बूम की स्थिति होती है उस समय कार्य करता है, क्योंकि निवेश पहले से ही बहुत कम हो चुका होता है। जो प्रेरित निवेश है वो पहले से कम हो चुका होता है, नई मशीनों की मांग लगभग समाप्त होने लग जाती है और आपका जो प्रेरित निवेश है शून्य के निकट पहुंच जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ मूल्यह्रास की, इसलिए ये P1 P2 और Q वाला ये वाली स्थिति यहाँ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस तरीके से वो आप देखोगे त्वरक उतना मजबूत नहीं होता, धीरे धीरे जो त्वरक है एस्लेटर है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। मूल्यह्रास की स्थिति देखें तो निवेश अनंत तक ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि मशीन है, पूंजीगत वस्तुओं का केवल मूल्यह्रास होता है। आप देखो कि कुल निवेश को हम देखें तो ऑटोनोमस निवेश माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन होता है, गिरावट होती है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था का पतन एक सीमा के बाद धीमा पड़ जाता है ना, क्योंकि प्रेरित निवेश तो होता ही नहीं है, केवल कौन सा निवेश रह जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रह जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मूल्यह्रास भी होता है, गिरावट टूट फूट भी होती है। इसलिए आप देखो कि मंदी की जो है वो क्यों लंबी होती है। यहाँ ध्यान में रखिएगा, मंदी को लंबा बताया है हिग्स के अनुसार, जैसा कि तेजी बूम निवेश तेजी से बढ़ता है, मंदी के दौरान आप देखोगे निवेश धीरे धीरे घटता है। इसलिए ये प्रश्न बन सकता है हिग्स महोदय के अनुसार, जब ऊपर की ओर बूम की तरफ होती है तो वो तेज़ी से निवेश बढ़ता है, इसलिए वो आपकी एक्सप्लोजिव स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है वो छोटी होती है, लेकिन मंदी की स्थिति है, डिप्रेसिएशन की स्थिति है वो बड़ी बताइए। यानी बूम अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन डिप्रेसिएशन जो मंदी की स्थिति है वो लंबी होती है, इसलिए वो अर्थव्यवस्था Q1 से Q2 तक ये जाती है। क्यों? यहाँ दो स्थितियाँ बन गई है, दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तब त्वरक कमज़ोर हो जाता है, इसलिए विस्फोटक तरीके से वो नीचे की तरफ नहीं गिरता है। त्वरक कमज़ोर होने के कारण वो P2 Q1 और Q2 है ना, ये वाली स्थिति आती है, ठीक है। परंतु यहाँ P1 से ये वाली तो आप देखोगे ये छोटी स्थिति है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की स्थिति है ये आप देखोगे बड़ी स्थिति है, यानी जो मंदी है वो में समय लगता है, ठीक है। और यहाँ इसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। आगे हम इसमें देखें, जब अर्थव्यवस्था को देखें कि जब तल यानी एल पर आ जाती है, यहाँ आप देखोगे Q2 पर आ जाती है, जो नीचे फ्लोर का बिंदु आ जाता है Q2 पर पहुँच जाती है, तो एल रेखा जो मंदी संतुलन स्तर जो है, यानी क्योंकि हमने इन सभी रेखाओं की बात की है, कौन कौन सी रेखा क्या होती है, आप देखो कि न्यूनतम जो तल को दर्शाने वाली जो रेखा है वो एल रेखा, इसकी हमने बात की। अब यहाँ Q2 से तुरंत रिकवरी क्यों नहीं होती है? अब आप देखो Q2 से Q3 तक इस एल रेखा के साथ चलता है, जिस प्रकार से हमने ऊपर भी देखा P1 से P2 जब एफ रेखा के साथ चलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने ये भी देखा। और क्यों? क्योंकि कारण अर्थव्यवस्था में अभी भी एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है अतिरिक्त, और क्योंकि हम देखें मंदी की स्थिति आई तो मशीनें खाली हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो खाली मशीनें, बेरोजगार श्रमिक मौजूद होते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था कुछ समय तक एल रेखा के साथ Q2 से Q3 तक चलती रहती है, और इस है ना यहाँ से यहाँ तक चलती रहती है ना। तो अब इसलिए पुनरुत्थान रिकवरी की स्थिति तुरंत नहीं होती है, कि पुनरुत्थान रिकवरी की शुरुआत अतिरिक्त क्षमता समाप्त होने लगती है, तब
स्वायत्त निवेश प्रभावी होने लगता है, क्योंकि हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है, तो वो प्रभावी होने लग जाता है और आय बढ़ती है। अब बूम की स्थिति आती है तो ऑटोनोमस तो बिना रहता है, वो हमने प्रारंभ में बात की स्थिर दर से बढ़ता है, लेकिन आगे प्रेरित निवेश, क्योंकि आय बढ़ती है तो आय से जो डिमांड है, उत्पादन है, फिर निवेश बढ़ता है, तो वो उत्पादन के आधार पर, क्योंकि दो भाग होते हैं, एक तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, एक प्रेरित निवेश। तो प्रेरित निवेश तो आय पर निर्भर करता है, आय और उत्पादन डिमांड बढ़ती है तो अपने आप वो आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार मांग बढ़ती है और प्रेरित निवेश यहाँ फिर से बढ़ने लग जाता है और त्वरक पुनः सक्रिय हो जाता है और गुणक प्रभाव भी कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था पुनः ऊपर उठने लग जाती है, अब प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाती है। यहाँ ऑटोनोमस निवेश तो है ही, साथ साथ आय बढ़ने के कारण यहाँ प्रेरित निवेश भी बढ़ने लग जाता है और गुणक और त्वरक प्रभाव के कारण रोजगार, उत्पादन और वापिस जो है एफ की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा डाउन स्विंग में गुणक त्वरक है वो उल्टे तरीके से कार्य करता है, अवनति में जो आपका त्वरक है वो कमज़ोर पड़ जाता है, मूल्य ह्रास जो है गिरावट की सीमा को निर्धारित करता है, हमने बात की। एल रेखा है जो फ्लोर तल को दर्शाता है, Q2 पर तुरंत रिकवरी नहीं होती है और अतिरिक्त क्षमता जैसे समाप्त हो जाती है रिकवरी शुरू हो जाती है और रिकवरी का मुख्य कारण है स्वायत्त निवेश, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बना रहता है जिसके कारण वापस रिकवरी हो जाती है, इसलिए अर्थव्यवस्था इस एल रेखा से नीचे की तरफ नहीं आती। तो इस प्रकार दो सीमाएं निर्धारित हुई है एफ और एल की। अब हिक्स महोदय के इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, उन आलोचनाओं पर जल्दी जल्दी हम बात कर लें। सबसे पहले हम देखें ड्यूजनबरी और स्मिथ महोदय और अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसकी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि गुणक का मूल्य स्थिर नहीं है, यानी हिक्स महोदय ने, ये प्रश्न बनते हैं, हिक्स महोदय ने ये माना कि जो गुणक होता है उसका मूल्य है, उसका मान है वो स्थिर होता है, अगर 5 है तो 5 ही रहता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने, अनुभवजन्य जो फ्रीडमैन है, उन्होंने ये पाया कि आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है MPC वो बदलती रहती है और MPC बदलेगी इसका मतलब गुणक का मान भी बदलेगा, क्योंकि मंदी और तेजी में लोग बचत और उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी आलोचना त्वरक के मूल्य को लेकर की गई है। हिक्स महोदय ने त्वरक का मूल्य भी कांस्टेंट बताया है, लेकिन आलोचना ये मानते हैं कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में कई कारकों के कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, निवेश की प्रकृति है, पूंजीगत वस्तुओं की समय अवधि है, उत्पादन की जो तकनीक है उनमें परिवर्तन होता है और उनमें परिवर्तन होने के कारण आप देखोगे कि त्वरक है उसका मान भी बदलता रहता है। तो इस प्रकार गुणक और त्वरक दोनों को लेकर आलोचना की गई है कि दोनों कांस्टेंट नहीं होते हैं। इसके बाद आप देखो कि आलोचना निम्न प्रकार से भी की गई है, जिसकी हम यहाँ देखें कि स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस निवेश है, वो निरंतर नहीं होता है। हिक्स महोदय ने ये माना कि चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में सतत गति से निरंतर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमने ए रेखा देखी है वो लगातार बनी रहती है, लगातार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आलोचना इस प्रकार से की है कि व्यवहार में मंदी या किसी प्रकार का वित्तीय संकट हो जाता है तो स्वायत्त जो ऑटोनोमस निवेश है वो सामान्य स्तर से नीचे भी गिर सकता है। बैंक ऋण की कमी, निवेशकों का जो इन्वेस्टर है उनका अविश्वास या आर्थिक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की स्थिति है तो निवेश में बदलाव हो सकता है, इसलिए लगातार ये बना नहीं रह सकता है। साथ ही वृद्धि केवल स्वायत्त निवेश परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करती है। हिक्स महोदय ने ये कहा कि जो ई लाइन की हमने चर्चा की वो केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है, यानी हिक्स के अनुसार वृद्धि स्वायत्त निवेश पर ही निर्भर करती है, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के आधार पर है। लेकिन आलोचक कहते हैं केवल ऑटोनोमस पर निर्भर नहीं करता है, अन्य विभिन्न कारक होते हैं, यानी तकनीकी प्रगति, जनसंख्या की वृद्धि, सरकारी नीति है ना, किसी प्रकार का इनोवेशन, पूंजी निर्माण, ये तमाम जो कारक हैं वो भी एक प्रकार से जो ग्रोथ रेट है उसको प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जो हिक्स महोदय के द्वारा जो ऑटोनोमस और जो प्रेरित निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो अंतर किया वो ठीक नहीं किया है। हिक्स ने दो भागों में बांटा है, एक स्वायत्त निवेश और एक प्रेरित निवेश। लेकिन आलोचक ये कहते हैं, जैसे ड्यूजनबरी है या गुनबर्ग ने ये आलोचना की है कि इनमें जो ये भेद किया है वो सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक निवेश वो अल्पकाल में आप देखो कि ऑटोनोमस होता है, लेकिन दीर्घकाल में वो निवेश है वो क्या हो जाता है, ऑटोनोमस से क्या होगा, और इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, फिर उससे और निवेश बढ़ेगा, तो वो और निवेश बढ़ रहा है तो वो प्रेरित निवेश में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो अंतर है, या उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार से कोई विशिष्ट कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट में अंतर कर पाए। दूसरी अगली आलोचना हम देखें, शिखर और मंदी के प्रारंभ की पर्याप्त व्याख्या करने में ये असफल रहे हैं। हिक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर, जो ऊपरी जो पॉइंट उन्होंने निर्धारित की है, हमने देखा है जो एफ रेखा है तक पहुंचने पर वृद्धि कर सकती है और मंदी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यहाँ आलोचक ये कहते हैं कि सीलिंग जो पॉइंट है उस वृद्धि को रोक सकता है, लेकिन ये मंदी को उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी सीलिंग पॉइंट तक तो पहुँच गया लेकिन वो थोड़ी मंदी को निर्धारित कर सकता है। साधनों की न्यूनता निवेश में आकस्मिक पतन और इस प्रकार की मंदी नहीं ला सकता है, और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में 1953-54 की मंदी तथा 1873-1921 की मंदियों केवल साधनों की कमी के कारण नहीं आई है,
क्योंकि हिक्स ने तो ये कहा कि ऊपर सीलिंग पॉइंट के पास पहुंचने के बाद क्या हो सकता है, वो वापस अर्थव्यवस्था नीचे की ओर मूवमेंट करेगी, और वो मूवमेंट का कारण उन्होंने बताया कि साधनों की कमी के कारण, है ना। इसके लिए हिक्स ने स्वयं भी स्वीकृति दी है। हिक्स ने स्वीकार किया है कि मौद्रिक साधन मॉनेटरी फैक्टर्स के कारण पूर्ण रोजगार के स्तर प्राप्त होने से पहले भी मंदी शुरू हो सकती है। खुद ने स्वीकार किया कि एफएफ तक हम पहुंचने से पहले भी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा सकती है। तो इस प्रकार इस आधार पर भी उन्होंने आलोचना की है। फिर हम देखें कि अगली आलोचना हम इस आधार पर कि जो तल या निम्न मोड़ का बिंदु है उसकी व्याख्या विश्वासप्रद नहीं है। हिक्स का तर्क है कि मंदी के समय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तल की ओर बढ़ती है और तल पर जो है ऑटोनिवेश निवेश में वृद्धि होती है, जिसे पुनः रिकवरी शुरू हो जाती है ना। लेकिन आलोचक कहते हैं, हेरोड के अनुसार हम देखें मंदी में निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है, और ऐसे में ये मानना कि तल पर ऑटोनोमस निवेश बढ़ेगा ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि मंदी आ रही है ऑटोनोमस निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ये वास्तव में ठीक नहीं है। यानी मंदी निवेश को बढ़ाने की बजाय घटा भी सकती है। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सेस कैपेसिटी वाला तर्क है वो कमज़ोर है, क्योंकि हिक्स का मानना ये था कि अतिरिक्त क्षमता है, जैसे वो नीचे के बिंदु तल पर पहुँच जाता है तो उन्होंने ये कहा था, हमने जैसा कि पहले चर्चा की कि जो अतिरिक्त क्षमता है एक्सेस कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है, और अब समाप्त होते ही पुनरुत्थान रिकवरी वो चालू हो जाती है। लेकिन आप देखोगे कि 19वीं शताब्दी में अमेरिकी व्यापार चक्रों का अध्ययन कर ये बताया कि कई बार अतिरिक्त क्षमता मौजूद होने पर भी रिकवरी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार इसके आधार पर फिर पूर्ण रोजगार का स्तर उत्पादन पद से स्वतंत्र नहीं है ना। हिक्स ने ये माना कि जो पूर्ण रोजगार का जो शिखर है, सीलिंग पॉइंट है, वो निश्चित सीमा है, अर्थव्यवस्था इस सीमा तक पहुंचने पर आगे विस्तार रुक जाता है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं मैकडूगल महोदय द्वारा, तो पूर्ण रोजगार का स्तर स्थिर नहीं होता है, ये देश के उपलब्ध संसाधन रिसोर्सेज और कैपिटल स्टॉक पर निर्भर करता है। और जब मशीनें बढ़ती है, तकनीक सुधरती है, पूंजी निवेश बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो पूर्ण रोजगार का जो सीलिंग पॉइंट है वो ऊपर खिसक जाता है, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये ऊपर की ओर सरक गया है। यहाँ हिक्स महोदय ने तो स्थिर माना है कि एक स्थिर माना, लेकिन वास्तव में स्थितियाँ बदलने पर, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, स्थितियाँ बदलने पर इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। फिर यहाँ इस आधार पर भी आलोचना की जा सकती है कि उन्होंने जो एक्सप्लोजिव साइकिल की बात की है, यानी केवल विस्फोटात्मक चक्कर की बात की है। हिक्स ने अपने मॉडल में ये मान लिया कि जो औसत पूंजी उत्पादन अनुपात है ना, वो इकाई से अधिक होता है, और इस कारण वो विस्फोटात्मक चक्कर एक्सप्लोजिव होता है, अर्थात उत्पादन और निवेश में जो उतार चढ़ाव समय के साथ लगातार बढ़ते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं वास्तविक अर्थव्यवस्था में निवेश का जो प्रत्युत्तर है, जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट किया, उत्पादन आय में वृद्धि हो रही है, वो तुरंत नहीं होती है। उत्पादन में परिवर्तन होने में निवेश तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, और निवेश का प्रभाव कई अवधियों तक फैलता है। इसलिए वास्तव में ये एक्सप्लोजिव न होकर डैम्पेड साइकिल्स के रूप में, परिमंदित के रूप में होता है। और फिर उन्होंने इस आधार पर भी आलोचना की जा रही है कि व्यापार चक्र का केवल ये मशीनिकल एक तरीके से यांत्रिक व्याख्या की है। हिक्स का सिद्धांत गुणक और त्वरक पर परस्पर क्रिया पर आधारित है, और उन्होंने ये माना कि वर्तमान परिवर्तन जो पुराना परिवर्तन है उसका परिणाम है। लेकिन आलोचना क्योंकि कि सिद्धांतिक अत्यधिक यांत्रिक है, एक तरह के मशीन की तरह कार्य करा, ये मॉडल बता रहा है एक परिवर्तन, फिर दूसरा परिवर्तन, फिर अगला परिवर्तन। लेकिन यहाँ मानव निर्णयों की उपेक्षा की गई है। मानव निर्णयों को यहाँ कहीं नहीं, जैसे व्यापारी किस प्रकार से सोचते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, इन्वेस्टर किस प्रकार से सोचते हैं, इनका कोई महत्व नहीं दिया है, निवेश का केवल फॉर्मूला मान लिया है। तो इस आधार पर भी आलोचना की गई है। फिर अंतिम रूप से हम देखें कि संकुचन की अवस्था विस्तार अवस्था से लंबी बताया। जैसा कि हमने देखा कि जब अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिरती है तो इन्होंने बताया कि वो अवस्था लंबी होती है विस्तार की अवस्था से, लेकिन वास्तविक अनुभव विपरीत बताए हैं। युद्ध के समय हम देखें तो व्यापार चक्र अध्ययन ये बताते हैं कि विस्तार अवस्था सामान्यतः अधिक लंबी रहती है, जबकि मंदी और जो संकुचन की अवधि है वो धीमी होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन वृद्धि, आधुनिक अर्थव्यवस्था में देखें टेक्नोलॉजी है, सरकारी नीतियाँ है, मौद्रिक राज की उपाय है, उन सब पर निर्भर करती है, और उसके कारण विस्तार की अवधि अधिक समय तक बनाई रह सकती है। जबकि हिक्स महोदय ने ये कहा कि विस्तार की अवधि है वो छोटी होती है, जबकि जो मंदी की अवस्था है, नीचे की ओर अपस्विंग होती है, वो लंबी होती है। तो इस प्रकार से ये आलोचना हम देख सकते हैं। फिर हम देखें हिक्स का व्यापार चक्र का मैथमेटिकल में हम ये देखें कि जैसा कि हमने सैमुअल्सन पर भी चर्चा की थी, यहाँ ये उपभोग का समीकरण दे रखा है टी समय का, और यहाँ ये माना गया है कि टी समय में जो उपभोग है वो एक अवधि जो पूर्व की आय है उस पर निर्भर करता है। जिन साथियों ने सैमुअल्सन का मॉडल नहीं पढ़ा है वहाँ हमने इस मैथमेटिकल अप्रोच की विस्तृत रूप से चर्चा की है। थोड़ा सा अंतर रहा है उसमें, सैमुअल्सन के यहाँ ये उपभोग फलन है वो तो सेम ही है, लेकिन जो निवेश वाला है उसमें फ़र्क था। निवेश वाले में हमने यहाँ ये देखा कि यहाँ तो हिक्स तो ये क्या क्या करा है कि एक अवधि पूर्व की आय में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ये वाला था। जबकि आप उसमें आप देखो कि वो CT-1 यानी उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, ये अंतर है। ये तो सैमुअल्सन का, इसको ट्रिकली आप कैसे ध्यान में रखोगे, एस ऐसे लिखा जाता है तो एस में ही सी है,
एस में ही सी की सी शक्ल बन रही है। इसका मतलब आप सैमुअल्सन वाली देखोगे तब तो उसमें उपभोग वाले को शामिल करना है, और आप हिग्स की बात करोगे तब इसमें किसको शामिल करना है, जो आय में परिवर्तन को शामिल करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये वाला। फिर हमने ये आय का समीकरण देखा था उसमें, यहाँ हम थोड़ी फास्टली देख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन गया कि सैमुअल्सन वाले में आप इसको विस्तार रूप से देखोगे। अब यहाँ इनका मान रख देंगे, यहाँ उपभोग के समीकरण का मान यहाँ हमने ये रख दिया, और IT का हमने ये था तो इस ये वाला मान रख दिया, और जी जो सरकारी वे है ऑटोनोमस वो यहाँ ऐसा का ऐसा रख दिया है। और अब इस कोष्टक को हम गुणा करेंगे तो अल्फ़ा YT1 अल्फ़ा YT2 और ये जी, और ये YT, अब इनको इधर ले आए तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया, और इधर केवल जी रख दिया। अब इसको ये क्योंकि समय है वो माइनस में t-1 t-1, तो इसको हम धनात्मक रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया, समय को दो अवधि बढ़ा दिया, इसलिए t+2 यहाँ कर दिया। यहाँ t-1 +2, तो +2 में से -1 गया तो यहाँ कितना बचा, t+1 बचा। इसी प्रकार यहाँ भी t+1 बचा, और यहाँ YT -2 +2 करेंगे तो -2 से +2 कट गया तो ये बच गया, और ये जी प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये हमारा जो समीकरण है YT+2, और यहाँ हम YT1 t+1 और t+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये बचा है ना, और यहाँ ये अल्फ़ा बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार, और ये अल्फ़ा YT, ये द्वितीय क्रम के अंतर समीकरण है। द्वितीय क्रम की हमने ये बताया कि ये दो अवधियों की बात कर रहा है, t+1 t+2। अगर एक ही अवधि की बात करता तो ये प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होता। अब इस अंतर समीकरण के जैसा कि हमने सैमुअल्सन में किया था, दो प्रकार के हल किए। दो प्रकार के हल इसलिए करते हैं, वहाँ भी हमने इस बात की चर्चा की थी, एक तो हम इसका विशिष्ट समाकलन करते हैं और एक इसका हम करते हैं पूरक फलन। विशिष्ट समाकलन हम ये ज्ञात करने के लिए, बाहरी प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था पर बाह्य प्रभाव यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, सरकारी व्यय का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसको ज्ञात करने के लिए, और पूरक फलन है अर्थव्यवस्था के आंतरिक प्रभाव को ज्ञात करने के लिए। तो विशिष्ट समाकलन के माध्यम से हम बाह्य प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण में जो ये मान है उनको हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, y बार ले लिया। तो हमने जहाँ YT+2 मिला वहाँ भी y बार लिख दिया, YT+1 मिला वहाँ भी y बार लिख दिया, और YT मिला वहाँ भी y बार लिख दिया। यहाँ y बार कॉमन ले लिया, और कॉमन लेकर हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। और ये इस बात को दर्शा रहा है, ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ हमें ये प्राप्त हुआ ये गुणक। तो आय के साम्य स्तर को निर्धारण में केवल गुणक क्रियाशील होता है, यानी यहाँ त्वरक की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हम देखें पूरक फलन, जिसके माध्यम से आंतरिक प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या करें, जो बाह्य प्रभाव हैं पड़ने वाले हैं उनको हमने हटा दिया, तो इसके लिए हमने जी को शून्य ले लिया। राइट साइड में जो जी है यानी RHS को हमने शून्य ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये माना YT+2 को हमने मान लिया AP⁻T+2, और ये यहाँ मान लिया T+1, और यहाँ T करना कुछ नहीं है, AP लिखना है और उसके ऊपर पावर करना। अगर T+2 है तो यहाँ भी T+2, यहाँ T+1 है तो इसके ऊपर भी पावर T+1, और यहाँ T है तो P के ऊपर यहाँ पावर T है। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति जानने के लिए कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार डॉक्टर के द्वारा किसी इलाज के लिए पहले जांच वगैरह की जाती है, उन जांच के आधार पर उसकी बीमारी का निर्धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम एक प्रकार की जांच कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था की जो गति है उसकी मूवमेंट को जानने के लिए इस प्रकार का काम यहाँ किया जा रहा है। तो हमने ये क्या किया उस समीकरण में, है ना, हमने यहाँ ये YT+2 है तो यहाँ AP⁻T+2 कर दिया, और यहाँ ये है तो यहाँ T+1 ऊपर पावर ले दिया, ये है वैसा का वैसा लिख दिया, और अल्फ़ा है अल्फ़ा लिख दिया, और YT की जगह AP⁻T लिख दिया। अब AP का यहाँ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ है AP⁻T+2 और डिवाइड दे रहे हैं AP⁻T, ठीक है। तो यहाँ A से A कैंसिल और P⁻T है, लेकिन यहाँ ऊपर P⁻T भी है प्लस P⁻2 भी है, तो P⁻T से P⁻T कट जाएगी तो कितना बचेगा, केवल P⁻2 बच जाएगी। और यहाँ आप देखोगे यहाँ है AP⁻T+1 है, लेकिन यहाँ T कट गया तो केवल एक P बचेगा, और यहाँ A⁻T से AP⁻T कट गया तो केवल ये बचा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में, जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, x² ax² + bx + c, है ना, ये द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ ये द्विघात समीकरण बना x का, तो यहाँ x है लेकिन यहाँ p है, तो यहाँ x² का गुणांक कितना a है, लेकिन यहाँ इसका गुणांक नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ p है तो यहाँ x है, तो यहाँ x का गुणांक तो b है, लेकिन यहाँ p का गुणांक क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये अल्फा क्या हो गया, चरपद हो गया, ये c हो गया, ठीक है, जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। अब क्योंकि जैसा कि सैमुअल्सन के मॉडल में, एक बार पुनः कह रहा हूँ कि सैमुअल्सन का मॉडल आपको देखना है और वहाँ इस बात को आप समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। फिर ये तीन प्रकार की, क्योंकि हमने ये देखा कि B² - 4AC
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में क्या देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद है। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हमने यहाँ लिया था पी, लिया था पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ एक है ना। आप देखिएगा यहाँ ये वाला, ये हमारा द्विघात समीकरण, इस फॉर्म में हमें ये प्राप्त हुआ, ये वाला। तो पी स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना, एक है, और यहाँ पी का गुणांक कितना, ये वाला हो गया, और सी कितना, अचर पद हो गया। जब हम मूलों की प्रकृति, रूट्स की नेचर ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से हम काम करते हैं। यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी, पी का गुणांक लिख दिया 4 है, ए पी स्क्वायर का गुणांक लिख दिया, और सी अचर पद है, ये लिख दिया हमने। अगर ये ग्रेटर देन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक प्राप्त होंगे, रियल प्राप्त होंगे। और ये अगर जीरो के बराबर मान प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों समान प्राप्त होंगे। जब हम द्विघात का समीकरण करते हैं ना, उसका गुणनखंड करते हैं, तो अक्स के हमें वैल्यू प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पी की वैल्यू प्राप्त होगी। अगर ये स्थिति होगी तो दो पी की वैल्यू प्राप्त होगी, अलग अलग होगी, रियल मिलेंगे, ठीक है। और वो क्या कहलाएंगे, अचक्रीय होगा, अचक्रीय होगा, नॉन साइकिल होगा। अगर बराबर जीरो प्राप्त हो रहे हैं तो पी की वैल्यू समान प्राप्त होगी, दोनों एक जैसी वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ भी वो गैर चक्रीय होगा। और अगर ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है ये मान, ऐसी स्थिति में वो चक्रीय होगा, साइकिल होगा, और दो भिन्न प्राप्त होंगे, लेकिन वो वास्तविक नहीं होंगे, है ना, जिसकी हमने सैमुअल्सन के मॉडल में विस्तार रूप से चर्चा की है। तो एक बार आप जरूर वो देखिएगा। अब थोड़ा हम प्रश्नों के पर जाएं कि प्रश्नों में किस प्रकार से हम, यहाँ हम पहला प्रश्न देखिएगा। पहले प्रश्न में हम देखें कि हिग्स के मॉडल के अनुसार जो दीर्घकालीन समय है वो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। तो हमने ये देखा कि दीर्घकालीन है वो स्वायत्त ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर आधारित होता है। इसकी हमने पहले चर्चा की थी, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसकी भी हमने चर्चा की। और हमने जो सैमुअल्सन का इससे पहले जो वीडियो बनाया वो सैमुअल्सन से संबंधित था, और हमने ये देखा कि सैमुअल्सन क्या कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो समीकरण जो प्राप्त हुआ था वो उपभोग में परिवर्तन पर से आधारित है, उपभोग में, जबकि हिग्स का जो समीकरण है वो अलग था, जो अभी हमने बात की। हिग्स का व्यापार चक्र है वो गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। यदि गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया फलस्वरूप आय के पथ में काफ़ी अधिक दोलन होने की संभावना है, तो हम ये किसके कारण होता है, त्वरक के मान के कारण। त्वरक ही उसमें चक्र उत्पन्न करता है, जो आप देखोगे हमने सैमुअल्सन के मॉडल में इस बात की चर्चा की थी। फिर ये अगला प्रश्न आप देखोगे कि ये निम्नलिखित में से व्यापार चक्र का कौन सा सिद्धांत है विवृद्ध चक्रों को उत्पन्न करता है। तो कौन सा है जो कंस्ट्रेंट साइकिल, यानी सीमाओं की कौन बात करता है कि इस सीमा से ऊपर नहीं जा सकता, इस सीमा से नीचे नहीं जा सकता, तो हिग्स मॉडल की बात करता है। फिर हमने ये बात की कि हिग्स के मॉडल में सीलिंग क्या दर्शाता है, सीलिंग पॉइंट कौन सा है, तो हमने देखा पूर्ण रोजगार का स्तर है। हिग्स मॉडल में फ्लोर क्या दर्शाता है, न्यूनतम मंदी संतुलन स्तर दर्शाता है। हमने एल की बात की ना, ये नहीं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन वो स्वायत्त निवेश को दर्शा रहा था। हिग्स के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का मुख्य निर्धारित तत्व कौन सा है, आपने देखा स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पूर्ण रोजगार शिखर सीलिंग कौन सी रेखा होती है, आपको पता है, ये आपको एफ रेखा है ना। फ्लोर वाली कौन सी दर्शा रही है। हिग्स के अनुसार व्यापार चक्र के पुनरुत्थान अवस्था का मुख्य कारण क्यों होता है पुनरुत्थान, आपको पता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण ही वापस रिकवरी की स्थिति आती। तो इस प्रकार हमने हिग्स के मॉडल की चर्चा की है, सभी बिंदुओं को हमने बात की है। किस प्रकार से आपको वीडियो लगा कमेंट आपसे रूप से दर्ज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।